तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। नैनीताल जिले के अगले भाग को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल जो पहला भाग था यानी महाशिवरात्रि थी, तो शायद बहुत से लोगों को ये नहीं लगा होगा कि सर का वीडियो आएगा नहीं आएगा, या संभवतः ऐसा हो सकता है कि कई लोगों ने तो सब्सक्राइब नहीं किया, उनको बेल आइकन नहीं पता होगा कहाँ दबाते हैं क्या करते हैं, तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है। तो आप इस भाग को देखने से पहले नैनीताल जिले के पहले भाग को देखना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। दूसरी बात, आने वाले संडे के लाइव क्विज को लेकर ध्यान से सुनना, वो थोड़ा सा मैंने चेंजेस कर दिए हैं। मैंने पहले कहा था कि हिंदी में पूछूंगा, लेकिन इस हफ्ते आपको पूरी जिला सीरीज तैयार रखनी है। आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूं, तो संडे लाइव क्विज जो होगा हमारा इवनिंग में 4 बजे होता है, और 4 बजे मैं आपको उत्तराखंड जिला सीरीज के क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग 4 बजे खुद आ जाना। आप ये मत पूछना सर लाइव कैसे जुड़े। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया हुआ है, तो आपको खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो 4 बजे एक बार यूट्यूब पे आना, फ्रंट में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है। आपको 4 बजे आना है। दूसरी चीज़, शुरू करने से पहले, मतलब कि आज का भाग शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताऊंगा। कल कुछ लोगों को कुछ पॉइंट पे कन्फ्यूजन था। एक तो वो मोहान को लेकर परेशान थे, सर मोहान कहाँ पड़ेगा। पहली बात तो मोहान कभी पेपर में नहीं पूछेगा मोहान कहाँ है, कुछ ऐसी जगह तो है नहीं बहुत फेमस। मोहान एक्चुअली क्या है, ये अल्मोड़ा आप देखोगे, यहाँ से अगर आप नैनीताल की ओर आते हैं, अर्थात यहाँ एक जगह पड़ती है भतरौज खान, एक जगह पड़ती है, वहाँ से अगर आप ये बेताल घाट होते हुए, बेताल घाट का इलाका है उस साइड को, वहाँ से होते हुए अगर आप रामनगर की ओर आओगे तो यहाँ पे कहीं पे मोहान पड़ेगा, यानी इस बाउंड्री पे मोहान पड़ता है, इस वाले इलाके में यहाँ कहीं पे मोहान पड़ता है। अब वो मैंने दिखा दिया था यहाँ पे, उससे परेशान मत होइए। वो आप मान के चलिए कि दोनों की सीमा पे है, यानी इस बाउंड्री पे आपको मोहान देखने को मिलेगा। इसके बाद आप कहाँ एंटर कर जाते हैं, मोहान के आगे को आके नैनीताल जिले में, क्योंकि जो गर्जिया मंदिर वगैरह वो इसी इलाके में, ठीक है, उससे परेशान मत होना। दूसरा कंफ्यूजन आप लोगों को था काठगोदाम रेलवे स्टेशन को लेके। वो जो 1882 था, वहां पे रेल लाइनें बिछाई गई थी 1882 में, और 1884 यानी 1884 से काठगोदाम रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ था। इसीलिए पेपर में 84 ही पूछता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत करना। 1882 जो मैंने लिखा था उसमें रेलवे स्टेशन का क्या हुआ था, आपका रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, और 1884 में काठगोदाम रेलवे स्टेशन का क्या हुआ था, संचालन हुआ था, यानी इसको इनॉग्रेशन किया गया था, इसका संचालन हुआ था, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन आपका ये था। तीसरी बात, जो नैनीताल की खोज को लेके, वो तो आपको पता ही है। वो जो मैंने पहले बोला था 1943 को, ही कह रहा था कि सर 1943 है या 41, वो फ्लो में 1943 आया होगा, है 41 ही मैंने, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। ये पॉइंट आपको लेके थे, इससे कंफ्यूज मत होना। अब देखिए जिला सीरीज का, अब नैनीताल आज कंप्लीट हो नहीं पा रहा क्योंकि इसमें बहुत से ताल वगैरह हैं, कई मंदिर वगैरह फेमस हैं, तो एक भाग और आएगा। कल नैनीताल कंप्लीट हो जाएगा। संडे को आपको लाइव क्विज में आना है, और मंडे से 2 या 3 क्लासेस अधिकतम आपको किसकी मिलेंगी, हरिद्वार जिले की मिलेंगी। जिला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो आपको उत्तराखंड करंट अफेयर पे मिलेगी, और शायद 2 क्लासेज आपकी कुछ इस प्रकार की हो सकते हैं, जो आने वाले प्रवक्ता का एग्जाम है उसमें उत्तराखंड की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो संभवतः मैं कराऊं, ठीक है। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से नैनीताल जिले का आगे को हमने पढ़ना है, और ध्यान से देखना। अब बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार ये चीज़ें तो हमें आती हैं, हमने पढ़ी हैं। आती सबको है, किताबें तो इतनी हैं मार्केट में, नोट्स इतने हैं, सोर्सेज इतने हैं उत्तराखंड पढ़ने के, हर कोई पढ़ता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का तरीका पता नहीं होता कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा। इसी वजह से जो बेहोशी के आपके आलम होते हैं, वो यही कारण रहता है कि आप वहाँ बेहोश हो जाते हैं, पढ़ के सब गए होते हैं। कल एक कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पोस्ट किया था, एक लड़का उसमें लिख रहा था, सर आप ये क्वेश्चन किस बुक से पूछते हैं या कहां से पूछते हैं इतने अच्छे क्वेश्चन। वो कहीं से नहीं पूछता हूं, मैं पहले वीडियो बनाता हूं, आपको टॉपिक पढ़ाता हूं, उसके बाद उसी से क्वेश्चन करता हूं। वो किसी अदर बुक से या इस प्रकार से कहीं आपको नहीं दिखेगा वो क्वेश्चन बनाया हुआ। वो मेरा सेल्फ रहता है, जो मुझे लगता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग आज अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए हमने देखना है नैनीताल के प्रमुख स्थल कौन से हैं, यहाँ पे क्या है। पहला जो है, अब यहाँ पे नैनीताल है, इधर मैंने आपको नैनीताल बताया था ना, इस वाले पोर्शन पे, यहीं पे नैनीताल में प्रसिद्ध मंदिर है नैना देवी का मंदिर। कौन सा है, नैना देवी मंदिर। एक लड़का और पूछ रहा था सर राजभवन की साइड को है नैनीताल में।
राजभवन आपको अगर देखना है, अगर आप नैनीताल जाएंगे, नैनीताल में अगर आप मल्लीताल जाएंगे, मल्लीताल से एक रोड कटता है, यानी मल्लीताल के पास से एक रूट इस प्रकार से जाता है, एक इस प्रकार से। ये जो रूट गया है ये हाईकोर्ट की ओर जाता है, जो हाईकोर्ट वगैरह के इलाका है, और यहीं से आगे जाके आप आगे को निकल जाएंगे कालाढूंगी वगैरह को। और यहाँ से जो दूसरा रूट जाता है ये जहाँ पे नैनीताल में जो नैनीताल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसी वाली लाइन के आसपास यहाँ से जाने के बाद आपको राजभवन देखने को मिलेगा। 3-4 किलोमीटर चढ़ाई आपको जानी पड़ती है, पैदल रास्ता है, तो मतलब गाड़ी भी जाती है 3-4 किलोमीटर टॉप में। नैना देवी का मंदिर, ठीक है। नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछता है, सीधे सीधे बताना, नैनीताल जिले में मार्केट में ही है, यानी जो नैनीताल है मेन है, झील है, उसी के पास प्रसिद्ध नैना देवी का मंदिर है। और इसका निर्माण जो किया गया था वो श्री मोतीराम शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बार भूस्खलन आ गया था, लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से मंदिर की मूर्ति ध्वस्त हो गई थी। बाद में इसको दोबारा का मतलब बनाया गया था 1882 में, ठीक है। तो इसको निर्माण किसने किया था, मोतीराम शाह द्वारा, ठीक है। मोतीलाल नहीं, मोतीराम शाह द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ये जो नैना देवी मंदिर थी, यहाँ पे भूस्खलन हुआ था 1880, यानी 1880 में इसमें क्या हुआ था, भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी, और ये मंदिर क्या हुआ था, ध्वस्त टाइप का, यानी इसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। इसका दोबारा इसको बनाया गया था 1882 में, वर्तमान स्वरूप दिया गया था इसको, यानी रिन्यू कराया गया था, वर्तमान स्वरूप। तो अगर ये पूछता है नैना देवी मंदिर कहाँ है प्रसिद्ध, आप बताओगे नैनीताल में। कब इसका निर्माण किसने किया था, मोतीराम शाह द्वारा। इसको दोबारा कब निर्माण किया गया था, 1882 में। कब ये ध्वस्त हुआ था, 1880 में, भूस्खलन के कारण। ये है। दूसरा यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल आपको नैना पीक बताया था, जो कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, नैना पीक। क्या लिखोगे, नैना पीक, और इसके आगे लिखोगे नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी। नैनीताल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, नैना पीक है। और इसकी जो हाइट है लगभग 2600 कितनी है, 10 मीटर, यानी 2610 2615 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। 2610 मीटर लिख लीजिए। तो बताइए, नैना पीक की हाइट पूछता है तो 2610, ये कभी पूछेगा नहीं, 2610 11 के आसपास है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नैना पीक कहाँ है, नैनीताल में है। और ये सबसे ऊंची चोटी नैनीताल की पूछता है तो आप बताओगे नैना पीक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आता है एक स्नो व्यू आता है, ये भी एक पहाड़ी है, बहुत प्यारा यहाँ पे से नैनीताल दिखता है। यहाँ पे लिख लीजिए स्नो व्यू। स्नो व्यू भी कहाँ है, एक चोटी है जो कि अपने आप में नैनीताल में ही अवस्थित है। इसके बाद प्रमुख स्थल आपको पता है नैनी झील। नैनी झील के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नैनी झील भी कहाँ पर है, नैनीताल में ही है। नैनीताल मेन जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वहीं पे नैनी झील भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक नलताल आता है, नलताल या दमयंती ताल जिसको बोलते हैं, नलताल दमयंती ताल। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मोतीराम शाह ने 1880 में भूस्खलन हुआ था, 82 में इसका वर्तमान स्वरूप। नैना पीक सबसे ऊंची चोटी है नैनीताल की, जिसको इसके अलावा स्नो व्यू भी यहीं पे देखने को मिलेगा, और नैनी झील भी यहीं पे। अगला आप लोग जो लिखेंगे उसमें क्या नाम लिखना है आपका, देखो नल, दमयंती या नलताल, ठीक है। अगला लिखो नलताल। नलताल, तालों के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ एक प्रमुख स्थल बता रहा हूँ। नल ताल या नल दमयंती ताल भी बोलते हैं इसको कमल ताल भी बोला जाता है। नैनीताल से 26, 27, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, मेन नैनीताल मार्केट में नहीं है, नैनीताल से कुछ दूरी पे है। जैसे ये नैनीताल अगर आपको दिखता है तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नलताल भी अगर आपको कहाँ देखने को मिलता है, नैनीताल में, इसको कमल ताल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कमल ताल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कमल जो पुष्प है उसकी प्रचुरता मिलती है, एक्सेस अमाउंट में आपको कमल पुष्प देखने को मिलेगा। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, कमल ताल भी बोला जाता है। तो ब्रैकेट में लिखना, यहाँ पर कमल पुष्प की अधिकता के कारण इसको क्या बोला जाता है, कमल ताल भी बोला जाता है। जब आप नैनीताल गए, देखिए ये है नैनीताल, यहाँ पे आपको नैनीताल दिखाना है इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आपको नैनीताल जैसे आपने दिखाया, ये सब इसी के आसपास के इलाके हैं। जो नैना मंदिर है, नैनी झील है, स्नो व्यू है, या जो नैना पीक है, सब इसी के आसपास। इसके बाद जो अगली जगह आती है, यहाँ पे आपको दिखाना भवाली। ये क्या है, भवाली है।
क्या है, भवाली। भवाली क्यों प्रसिद्ध है, एक बहुत यहाँ पे एक तो बहुत ठंडा इलाका है, ये तो मान के चलिए ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, बहुत ठंडा इन इलाकों में होता है। तो भवाली क्या है, पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत अच्छी मात्रा में सब्जियाँ फल वगैरह होती हैं। और इसके आसपास के कुछ प्रसिद्ध इलाके हैं, जैसे रामगढ़ आपने सुना होगा, मुक्तेश्वर आपने सुना होगा, वो जाना ही इसीलिए जाता है कि वहाँ पे जो सेब होते हैं, जो नाशपाती होती है या अलग अलग प्रकार के फल वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उनकी जो मेन मार्केट है, जो बेचने के लिए वो आते हैं, वो भवाली में आते हैं, इसलिए भवाली को पर्वतीय फल बाजार के रूप में भी जाना जाता है। तो अगला लिख लीजिए भवाली। भवाली कहाँ है ये तो पता ही है आपको, और ये क्यों जाना जाता है, एक प्रकार का पर्वतीय फल बाजार है, ठीक है, पर्वतीय फल बाजार। अब खुद सोचिए क्यों नहीं होगा फल बाजार, यहाँ आपका रामगढ़ है, यहाँ आपका मुक्तेश्वर है। रामगढ़ और मुक्तेश्वर बहुत अच्छी मात्रा में क्या करता है, इस चीज़ का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, इस चीज़ का उत्पादन वहाँ होता है, बहुत अच्छी मात्रा में फल सब्जियों का उत्पादन होता है। तो वो बेचने के लिए इस इलाके में आते हैं, क्योंकि ये मेन हेड पे है, कौन सा, भवाली। ये जो इलाका है थोड़ा सा कट के है, यहाँ जो ये रामगढ़ और मुक्तेश्वर का इलाका है अलग से रूट कटा हुआ है, जबकि अल्मोड़ा और भवाली नैनीताल रूट अलग है। तो वो अलग रूट का मतलब इस रूट में जो अल्मोड़ा भवाली वाला रूट है वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जनसंख्या रहती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में रामगढ़ वाला है वहां पे उसके कंपैरिजन में लोग कम रहते हैं, इसीलिए वो क्या आते हैं, यहाँ उनका सामान बेचने के लिए आता है, ठीक है। ये भवाली हो गया। इसी के बगल में आपको पता है भीमताल है। ये सिर्फ इनके बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे एक भीमताल है, भीमताल। अब तालों के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है, ताल की क्लास अगले दिन आएगी। भीमताल, अभी सिर्फ ये बता दो कि हाँ भीमताल यहाँ पर है। देखिए भीमताल भी अपने आप में नैनीताल से भी बड़ी ताल है, ये बताया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जो बताऊंगा उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कैंची धाम, ठीक है, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को करना है, कैंची धाम मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कैंची धाम। जो एक कैंची धाम है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये अपने आप में पड़ता है, ये जैसे सपोज ये रामगढ़ का इलाका है, ये मुक्तेश्वर का इलाका है, कैंची धाम पड़ता है अल्मोड़ा भवाली मार्ग में, भवाली से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पे आपको कैंची धाम दिखाना और मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। जैसे भवाली है, ये यहाँ से अल्मोड़ा की ओर जाओगे तो यहाँ पे कहीं आपको क्या दिखाना है, कैंची धाम दिखाना है। कैंची धाम मतलब यहाँ देखिए हल्द्वानी था, हल्द्वानी से आप काठगोदाम गए, रानीबाग गए, यहाँ से भीमताल गए, इस प्रकार से यहाँ से भवाली पहुंचे, भवाली से आप कैंची धाम पहुंचे, कैंची धाम से होते हुए गर्म पानी वगैरह होते हुए अल्मोड़ा आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से रूट है। तो यहाँ आपको क्या दिखाना है, कैंची धाम दिखाना है। कैंची धाम जो है बहुत एक प्रचलित धाम है, बहुत फेमस धाम है। और ये क्यों जाना जाता है, यहाँ पे नीम कैरोली बाबा ने यहाँ पे अपना क्या किया था, आश्रम बनाया था, उसी वजह से ये जाना जाता है। अब ये मत समझना कैंची का संबंध कैंची से है, कैंची का संबंध कहीं से भी कहीं तक कैंची से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बोला गया कैंची क्योंकि वहाँ पे दो भयंकर टाइप के क्या देखते हैं, बैंड देखने को मिलते हैं, यानी मोड़ टाइप के, यानी रोड में जो मोड़ होते हैं ना, इस प्रकार से ये इस प्रकार से जो मोड़ होते हैं, इस मोड़ की वजह से इसको कैंची बोला गया है। यानी जो मोड़ है वो कैंची के शेप में है, इसलिए उसको कैंची धाम बोला गया है। इसका कैंची से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कैंची धाम अगर आपसे पूछता है किस जिले में आता है, आप बताओगे नैनीताल जिले में ये पड़ता है। और ये किसका है, नीम कैरोली बाबा का धाम भी बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलोगे, नीम कैरोली बाबा का धाम। नीम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैरोली बाबा धाम, बाबा धाम भी इसको क्या बोला जाता है, नीम कैरोली बाबा धाम भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। ये जो धाम है यहाँ प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा मेला लगता है, हर वर्ष लगता है, 15 जून को लगता है। अब आप कहोगे सर हमें 15 जून याद नहीं होता है, आपको स्टडी विथ योगेश याद होता है, सोच लेना कि सर का उस दिन जन्मदिन है तो आपको वैसे ही वो याद हो जाएगा। तो नीम कैरोली जो बाबा का धाम है, नीम कैरोली धाम, यहाँ पर प्रसिद्ध एक मेला लगता है, 15 जून को लगता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि प्रसिद्ध नीम कैरोली के धाम पे किस तिथि को मेला लगता है, और ये फिक्स है क्योंकि, और फिक्स्ड है इसीलिए लगता है, याद नहीं हो रहा तो सर का जन्मदिन याद कर लेना। यानी 15 जून को यहाँ पे क्या लगता है, एक प्रसिद्ध मेला लगता है। और ये बहुत बार पेपर में क्या किया जाता है, पूछा भी, अब अभी तक पूछा गया नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछेगा। तो 15 जून को यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक।
मेला लगता है नीम कैरोली बाबा के धाम पे। ये जो है अपने आप में किस नदी के तट पे है पूछता है, तो आप बता देना सिप्रा नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? सिप्रा नदी के तट पे। यहाँ पर जो होती है एक नदी बहती है, एक छोटी सी नदी है, इसके किनारे किनारे सिप्रा नदी, वो इसी के तट पे ये अपने आप में अवस्थित है, यानी सिप्रा नदी के तट पे ये अवस्थित है। तो क्या लिखोगे? किस नदी के तट पे है? सिप्रा नदी के तट पे। इसके अलावा जो इसके बारे में फैक्ट है, आपने सिप्रा नदी लिख लिया होगा। इसके अलावा जो है जो कैंची धाम है, यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया गया था बाबा जी के द्वारा, इन लोगों के द्वारा। वो हनुमान मंदिर भी है, ठीक है, यहाँ पे हनुमान मंदिर भी है। धाम में अपने आप में हनुमान मंदिर है। कभी पूछ देगा आपसे किसका मंदिर उस कैंची धाम में है, आप बता देना हनुमान का मंदिर यहाँ पर है इस कैंची धाम में, ठीक है। इसके अलावा जो फैक्ट आते हैं, इसकी जो स्थापना को लेके है वो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, जबकि इसका जो विचार आया था बाबा के मतलब मन में, जो नीम कैरोली बाबा हैं, वो 1942 में एक विचार आया था। वो आए थे उस इलाके में, उनके कोई मित्र वगैरह थे, कोई ऐसे आश्रम बनाने की उन्होंने सोची। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आया कि हम उनको शिक्षा देंगे, आध्यात्मिक शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, नैतिक शिक्षा देंगे। उसी वजह से वो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे साईं बाबा है ना प्रसिद्ध, वैसे ही नीम कैरोली बाबा भी अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बहुत लोगों की मान्यता है, मेरी व्यक्तिगत रूप से भी उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब उन्हें मैं मानता हूँ, ठीक है। देखिए हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे जो इसकी स्थापना हुई थी नीम कैरोली ये धाम की, ये हुई थी 1962। अब आप कहोगे सर 1962 है, 1964 है, क्या है? मैंने जो 1962 लिया है, मैं तो आपको पता है मैं तो हर चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट से निकालता हूँ, वहीं से कैच करता हूँ। ये भी मैंने वहीं से कैच किया है, ठीक है, ट्रस्ट से। 1962 में इसको क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसकी स्थापना का जो विचार आया था, विचार लिख लीजिए, विचार 1942 में इसको बनाने का विचार आया था बाबा, ठीक है। तो 1962 में स्थापना हुई थी और विचार कब आया था, 1942 में। अब जो महाराज हैं, शायद 1973 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी भी वहाँ पे मूर्ति बनाने की क्या की गई थी, एक कल्पना आई थी कि उनकी भी वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें स्थापित की जाए। तो ये बताया गया है कि 1974 में महाराज की मूर्ति को बनाया गया और बनाना स्टार्ट हुआ 1976 में वो मूर्ति भी वहाँ पे स्थापित की गई। वो नहीं देखना है हमने, ठीक है, वो पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी नहीं है। और हो सकता है कभी पूछ दे कि नीम कैरोली बाबा का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था, ठीक है। तो वास्तविक नाम क्या लिखोगे, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लीजिए, आप सब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। तो वास्तविक नाम इधर लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिखोगे, लक्ष्मी नारायण शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, इनका आप लोगों ने क्या लिखना है, वास्तविक नाम लिखना है नीम कैरोली बाबा का। ये आपका इनके बारे में था। अब जो आता है इसके अलावा वहाँ पे आता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सारे के सारे उत्तराखंड के जो भी है मैंने आपको दिखाया है किसी न किसी वीडियो में, तो फिर भी देख लीजिए। कॉर्बेट का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो, जैसे ये रामनगर है, यहाँ सपोज रामनगर है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ऐसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में फैला है, यानी पौड़ी प्लस बेसिकली नैनीताल। तो हेडिंग डाल दीजिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल मतलब जो ये है उद्यान है वो है, ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, लोग अच्छी खासी मात्रा में पर्यटक यहाँ आते हैं। इसीलिए जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को देखने जाते हैं वो रामनगर में ज़्यादा उनका रेसिडेंस रहता है, क्योंकि वो यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो किन दो जिलों में फैला है बेसिकली, ये फैला आपका पौड़ी प्लस नैनीताल। अब कुछ कहीं कहेंगे सर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी फैला हो सकता है, लेकिन मेनली इन दोनों का जो हिस्सा है पौड़ी प्लस नैनीताल, और इवन पौड़ी में ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है, यानी इसका टोटल क्षेत्रफल लगभग 520 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से 300 मतलब 300 कुछ और 200 कुछ इस प्रकार से बटा हुआ है, यानी 208 नैनीताल में, 312 कहाँ आपका फैला है, पौड़ी में। तो 312 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग ये कहाँ फैला है, स्क्वायर किलोमीटर पौड़ी में, और यहाँ जो फैला है 208 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग फैला है, कहाँ, नैनीताल में। तो 312 और 208 कितना हो गया, खुद ही 520 के समथिंग हो गया। और कॉर्बेट का जो क्षेत्रफल लगभग कितना है, 520 स्क्वायर किलोमीटर,
520 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग इसका क्या है, क्षेत्रफल है। आप इससे परेशान मत होना। अब कोई कहेगा सर पॉइंट ही इतना है, पॉइंट इतना है, वो कुछ पेपर में नहीं पूछता है, नहीं हमें देखना है, आपको एक अप्रॉक्स आइडिया होना चाहिए, ठीक है। 520 स्क्वायर किलोमीटर के है, 312 और 208 स्क्वायर किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क था 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 में स्थापना। और किस रूप में हुई थी? हेली नेशनल पार्क के रूप में। हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क के रूप में ये बना था। कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और 1957 में इसको क्या नाम दिया गया? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, सर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी करा दीजिए, वो मैं आपको करा दूंगा, वो परेशान मत होना। तो इसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी 1936 में, जबकि 57 राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। आगे से देखिए ये हुआ था। अब इसका जो प्रवेश द्वार है, यानी जहां से आप एंट्री करोगे, उसको बोलता है ढिकाला। जो मैंने कल आपको लोकेशन दिखाई थी, एक ढिकाला आपने लिखा था कहीं पे, यहाँ इस जगह पे ढिकाला, ये इसका प्रवेश द्वार है, ठीक है। मैं अब इसको इरेज करता हूँ इस वाले पोर्शन को। तो ढिकाला इसका क्या है? प्रवेश द्वार। अब ये मैप में देखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ज्यादा। तो ढिकाला इसका क्या है? प्रवेश द्वार। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार पूछता है तो आप बता देना ढिकाला। ये क्या है? रामनगर के ही पास है, इसका प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार इसका क्या है? ढिकाला है। अब इसी के पास जब जैसे आपने अभी क्या दिखाया था, सपोज ये है, अपने मैप में देखना कल वाले मैप को, ठीक है। सपोज ये है इस प्रकार से, यहाँ आपने नैनीताल दिखा दिया, यहाँ पे आपने हल्द्वानी दिखाया था, यहाँ आपको काला ढूंगी देखने को मिलेगा, यहाँ आपको रामनगर। यानी जो काला ढूंगी है, यहाँ पर आपको काला ढूंगी अपने मैप में देखना, कल वाले मैप में जो काला ढूंगी है, काला ढूंगी के बारे में क्या है, वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कॉर्बेट थे उन वहाँ पे कॉर्बेट का संग्रहालय जो है, म्यूजियम जो है वो काला ढूंगी में ही है। और साथ ही साथ उनका घर भी कहां पे था? काला ढूंगी में। तो काला ढूंगी लिखना अगला पॉइंट, काला ढूंगी। यहां पे क्या है? कॉर्बेट संग्रहालय। कॉर्बेट का जो संग्रहालय है वो किस जगह पे पूछता है, आप बता देना काला ढूंगी में इसका संग्रहालय है। और इसी के साथ साथ जो इनका घर था वो भी कहाँ पे था? काला ढूंगी में, ठीक है। जिम कॉर्बेट का मकान भी कहाँ है? काला ढूंगी में। इसका मकान भी कहाँ था? काला ढूंगी में। तो कॉर्बेट का संग्रहालय और मकान कहाँ था? काला ढूंगी में। आप लोग बता देना। अब जो आता है इसके अलावा जो यहाँ नैनीताल जिले में देखने वाले जो प्रसिद्ध स्थल है, एक का नाम है घोड़ा खाल। उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना और मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में क्या फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालना घोड़ा खाल। देखिए घोड़ा खाल के बारे में क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। घोड़ा खाल बहुत से लोगों को पता भी होगा। एक तो यहाँ पे घोड़ा खाल का सैनिक स्कूल है। क्या है यहाँ पे? सैनिक स्कूल है। अब जो जिनके घर में छोटे भाई बहन होंगे या बच्चे होंगे वो घोड़ा खाल वगैरह का फॉर्म भरते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा। सैनिक स्कूल है यहाँ पर एक बहुत फेमस, ठीक है, घोड़ा खाल सैनिक स्कूल। और दूसरा यहाँ पे घोड़ा खाल में गोलू मंदिर, गोलू मंदिर या गोलज्यू मंदिर, गोलज्यू मंदिर, ठीक है। यानी घोड़ा खाल में दो चीजें हैं, एक तो सैनिक स्कूल है, गोलज्यू मंदिर है। अब आप गोलू मंदिर यानी गोलू देवता का मंदिर, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर घोड़ा खाल कहाँ पे, लोकेशन दिखा दीजिए। जहां भवाली दिखाया है, जहां नैनीताल का भवाली का इलाका दिखा है, उसी के पास एक अलग से रूट कटा हुआ है भवाली और भीमताल से पहले। यानी जैसे आपने एक जगह सपोज ये भवाली दिखाया था, ये आपने भीमताल दिखाया था, यहाँ आपका नैनीताल था इस वाले इलाके में, है ना। नैनीताल से आप भवाली जाओगे, भवाली से जब भीमताल जाओगे तो एक रूट कट जाता है, वो कहाँ जाता है? घोड़ा खाल को। यानी भवाली के आसपास ही लिखना है आपको, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। घोड़ा खाल जो है यहाँ पे एक सैनिक स्कूल है, गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता का मंदिर है अपने आप में न्याय मंदिर, न्याय देवता, न्याय का मंदिर या न्याय देवता भी बोलते हैं इनको, गोलू देवता को, ठीक है, न्याय देवता। अब आप कहोगे सर चितई अल्मोड़ा, दो गोलू मंदिर हैं। अब गोलू मंदिर हैं, गोलजू हैं, अब कहीं भी स्थापित हो, काम तो उनका वही होगा। जैसे एक भगवान है, एक देवता है, वो हमारे पहाड़ में आप तो वैसे भी जानते हैं कि एक मंदिर है वो अलग अलग जगह पे भी स्थापित होता है, उन्हीं भगवानों का मान्यता तो उनके प्रति वही होती है लोगों की। चितई का गोलू मंदिर भी न्याय देवता है। चितई गोलू मंदिर पूछेगा तो अल्मोड़ा करना, घोड़ाखाल गोलू मंदिर पूछेगा तो नैनीताल करना। दोनों गोलू मंदिर है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में लिख लो चितई गोलू मंदिर, दोनों एक ही है, न्याय देवता। चितई एक चितई में है और एक आपका
घोड़ाखाल में मंदिर, ये कहाँ है? अल्मोड़ा। दोनों मंदिरों में मैं स्वयं भी गया हुआ हूं, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चितई गोलू मंदिर है अल्मोड़ा, और घोड़ाखाल वाला गोलू मंदिर या न्याय मंदिर कहाँ है आपका? गोलजू का मंदिर पूछता है, आप बता देना घोड़ाखाल ये वाला। अब ये आता है सैनिक स्कूल। यहाँ बहुत एक प्रसिद्ध क्वेश्चन भी आता है, ये सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? अब आप कहना कि अब मैं हर क्वेश्चन तो नहीं बताता हूँ हर स्कूल की स्थापना, लेकिन इसकी बता रहा हूँ। घोड़ाखाल का जो सैनिक स्कूल था उसकी स्थापना 21 मार्च 1966 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, 21 मार्च 1966 को ये स्थापना हुई थी, ठीक है, घोड़ाखाल के सैनिक स्कूल की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब याद रखना ये घोड़ाखाल नाम क्यों पड़ा। अब ये सब कहानी है, 1857 का विद्रोह हुआ था, एक अंग्रेज इधर आ रहे थे, रास्ते में घोड़े से आ रहे थे, वो घोड़ा पानी पीने गया, घोड़ा वहीं मर गया, इस वजह से घोड़ाखाल, पानी पिंडी, इस टाइप का कुछ नाम है, हमने इतना नहीं देखना है। अगली जो चीज़ें आती है, काठगोदाम आपको पता है, यहाँ पे काठगोदाम किस नदी के तट पे है बताया था कल? गौला नदी के तट पे है, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार उसको कहा जाता है, और 1884 में वो रेलवे स्टेशन बना था। तो अगला आप लोगों ने काठगोदाम लिखना है, ठीक है। तो अगला क्या लिखोगे? काठगोदाम लिख लो, काठ गोदाम। ये क्या है? कुमाऊं का प्रवेश द्वार लिखो इसको, कुमाऊं का प्रवेश द्वार, ठीक है। और किस नदी के तट पे है? गौला नदी के तट पे। गौला नदी है ना, यहाँ नदी दिखाऊंगा आपका, गौला नदी के तट पे है। और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, इसके बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। जो रेलवे स्टेशन है वो 82 में रेलवे स्टेशन बिछाया गया था, और 84 में शुरू हुआ था, 1884 में उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये था काठगोदाम के बारे में। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, वो आपको नोट करना है, वो देखिए, हेडिंग डालिए, अगला डालनी है अब वेधशाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, वेधशाला। इसको जो बोला जाता है, इसका नाम है आर्यभट्ट। इसका जैसे एरीज तो इसका शॉर्ट नेम है, इसका नाम है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान। इसको क्या लिखोगे? आर्यभट्ट, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, शोध संस्थान, और ब्रैकेट में लिख दो एरीज। वेधशाला अगर कहाँ है पूछता है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण शोध संस्थान एरीज कहाँ है बोलता है, आप बोल देना नैनीताल में है। कहाँ है? नैनीताल जिले में। नैनीताल से 4-5 किलोमीटर पहले एक रोड कटता है, अलग से रोड है, वो रूट जो जाता है इसी की ओर जाता है। कभी नैनीताल अगर आप जाओगे हल्द्वानी से, तो आपको नैनीताल जाने से पहले लगभग 4-5 किलोमीटर पहले एक अलग सा रूट कटा हुआ दिखेगा, वो सीधे इसी आर्यभट्ट की ओर जाता है, वेधशाला की ओर जाता है, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना है, सबसे पहले ये यूपी के वाराणसी में 1954 में स्थापित किया गया था, जिसको बाद में 55 में नैनीताल में शेर का डांडा पहाड़ी में स्थापित कर दिया गया, यानी शिफ्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले इसकी स्थापना लिखो, 1954 में सबसे पहले वाराणसी में स्थापित, सबसे पहले कहाँ स्थापना हुई थी? वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, वाराणसी। उसके बाद इसको क्या किया? 1955 में इसको शिफ्ट कर दिया। लिखो कहाँ इसकी शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हुआ? नैनीताल में, शेर का डांडा पहाड़ी में शिफ्ट, शेर का डांडा पहाड़ी पर ये लाया गया, पहाड़ी पर लाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसको 1961 में मनोरा पहाड़ी है नैनीताल में, वहां पे इसको क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया। 1961 में मनोरा पहाड़ी पर शिफ्ट, मनोरा पहाड़ी पे इसको क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया। जब ये मनोरा पहाड़ी पर शिफ्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सन 2000 ईस्वी तक तो ये यूपी सरकार के अंदर था, क्योंकि हम उत्तराखंड जो है वो अलग राज्य नहीं बना था। सन 2000 से 2004 तक इसको यूपी से यूके के अंदर आ गया, और 2004 के बाद इसको एक स्वायत्त संस्था, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में डेवलप किया गया, और भारत सरकार के अंदर ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग होगा यानी साइंस एंड टेक जो आपका डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर ये वर्क करता है। तो आपको ये लिखना होगा सन 2000 तक यूपी के अंदर, किसके अंदर? यूपी के अंदर। सन 2000 से 2004 तक यूके के अंदर वर्क करता था, ठीक है, उत्तराखंड। और सन 2004 से स्वायत्त बॉडी, स्वायत्त। अब ये किसके अंदर हो गया? भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा ना, भारत सरकार के
साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एसटी लिख दिया मैंने, साइंस एंड टेक विभाग के अंदर, स्वायत्त मतलब थोड़े उसको अधिकार दे दिए, थोड़े वो रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में काम कर रही, खुद सेल्फ उसको अधिकार होंगे, ज़्यादा उसको बेहतर अधिकार दे दिए गए, उस टाइप की चीज़ें। और भारत सरकार के साइंस एंड टेक विभाग के अंदर इसको काम दिया गया। इसमें क्या हुआ था, अभी हाल फिलहाल में जब 2016 के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिस टाइम पे हर्षवर्धन जी जो अभी साइंस टेक मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री है, उस टाइम पे वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी थे। उनने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था, एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन का, जो कि 2016 में उद्घाटन हुआ था। वो बेल्जियम की सहायता से इन्होंने बनाया है। तो अगला पॉइंट आप लिखोगे, यही मैं इरेज कर रहा हूँ इधर से, ठीक है। तो लिखोगे वर्ष 2016 में, पूरा लिखना, वर्ष 2016 में 30 मार्च 2016 को एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन का यहाँ क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। 30 मार्च 2016 को एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन का क्या लिखोगे, शुभारंभ लिखोगे। क्या लिखोगे, ऑप्टिकल दूरबीन का शुभारंभ, सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन का शुभारंभ, ऑप्टिकल दूरबीन का शुभारंभ हुआ यहाँ पे, ठीक है, दूरबीन का शुभारंभ। अब ये मत सोचना इसका क्या काम है, ये जैसे जो ग्रह वगैरह हैं, तारे वगैरह हैं और अपना सूर्य वगैरह है, ये मतलब उस पर अध्ययन वगैरह करता है, यानी भौतिकी, इस प्रकार चीज़ों पे शोध वगैरह करता है। तो एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन का शुभारंभ हुआ 30 मार्च 2016 को, और ये किसकी सहायता से बनाया गया था, बेल्जियम की सहायता से। लिखिए, बेल्जियम की सहायता से इसका क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी यहाँ पे कुछ दूरबीन वगैरह स्थापित की थी। एक का नाम था संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन, जो कि 1972 में स्थापित था, और एक का नाम था देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन। तो दोनों का नाम लिख लीजिए। इससे पहले संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन भी यहाँ पे स्थापित था 1972 में, और एक 2010 में हुआ था, उसका नाम है देवस्थान फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन। क्या लिखोगे, देवस्थानम फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन 2010 में ये स्थापित हुआ था। अब ये सबसे बड़ा यहाँ पे एशिया का 30 मार्च 2016 को इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना कि कब इसको स्थापित किया गया, ये वाला 30 मार्च है। दूरबीन वगैरह है, उसके माध्यम से देखते हैं हमारा जो स्पेस वगैरह पे, मतलब जो ग्रह वगैरह की स्थिति है, या सन वगैरह, साइंस वगैरह के क्षेत्र में शोध वगैरह करते हैं। ये तो हो गया वेधशाला। और अगला हेडिंग आपको लिखना मुक्तेश्वर। क्या लिखोगे, मुक्तेश्वर। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, मुक्तेश्वर आपको क्या करना है, लिखना है अगला हेडिंग, मुक्तेश्वर बहुत सुंदर जगह है, मतलब बहुत हाइट वाली जगह पे है, बहुत ठंडा इलाका है, अच्छा लगता है मतलब उस टॉप पे जाके, ठीक है। मुक्तेश्वर क्या है, अपने आप पे जैसे यहाँ जाओगे बहुत सुंदर सुंदर फल आपको दिखेंगे, सेब वगैरह के बागान दिखेंगे, बहुत प्यारा रूट अगर आपको जाओगे ना इस इलाके में, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मुक्तेश्वर जो है अलग घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्या एक मुक्तेश्वर मंदिर भी अवस्थित है। क्या मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर। साथ ही साथ जो यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ है, जो पूरा उत्तराखंड क्या देश भी जानता है इस चीज़ के लिए, यहाँ पर एक बहुत फेमस चीज़ है, उसको बोलते हैं भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, यानी इसका मतलब हुआ जो वो है पशु वगैरह हैं, उनकी चिकित्सा से संबंधित रिसर्च होते हैं। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। अगर ये पूछता है आपसे भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ है, आप बता दोगे तुरंत से कहाँ है, मुक्तेश्वर में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ है, मुक्तेश्वर में है। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना लिख लीजिए 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रोफेसर लिंगार्ड के द्वारा इसकी स्थापना की थी, प्रोफेसर लिंगार्ड के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 1893 में इसकी स्थापना हुई थी प्रोफेसर लिंगार्ड द्वारा। और ये इतना फेमस है, इसकी भारतीय पशु चिकित्सा का मक्का भी कहा जाता है। इसमें भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। तो इसमें लिखो इसे, भारत में पशु चिकित्सा
विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है, विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है। ये पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। भारत में पशु चिकित्सा शोध का, भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का क्या कहा जाता है, इसको मक्का कहा जाता है। किसे? भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, जो कि 1893 में प्रोफेसर लिंगार्ड द्वारा बनाया गया था। और ये कहाँ अवस्थित है पूछता है, मुक्तेश्वर में। जब ये बना था स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, ऐसे लिखना, प्रारंभ में जब यह बना था तो इसको किस नाम से इसको स्थापित किया गया था? उसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। एक प्रकार की लेबोरेटरी थी, ठीक है। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, यानी एक प्रकार की लेबोरेटरी थी, एक प्रकार का लैब था। जो कि इंपीरियल का मतलब क्या होता है, ये इंपीरियल उसके लिए यूज करते थे, साम्राज्यवादियों के लिए, यानी जो अपना शासन चलाते थे दूसरे देश में, उसके लिए इंपीरियल वर्ड यूज होता है। इंपीरियल साम्राज्य होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश ने यहाँ हुकूमत की थी, यहाँ शासन किया था। आपको यही सब चीजें सुनने को मिलेंगी। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से इसको प्रारंभ में स्थापित किया गया था, जो कि बाद में इसका थोड़ा सा नाम क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। और 1925 में इसका नाम क्या रख दिया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनिटी रिसर्च, यानी वेटरनिटी रिसर्च कर देना। इंपीरियल 1925 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनिटी इसका नाम कर दिया गया, यानी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनिटी इसका नाम कर दिया गया 1925 में। और स्वतंत्रता के बाद किसका नाम क्या रख दिया, ये लिख दिया। अगला पॉइंट लिखो, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद तो आपको पूरा पता होना चाहिए। 1893 में प्रोफेसर लिंगार्ड द्वारा इसकी स्थापना, इसको भारतीय में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। इसका स्टार्टिंग नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। 1925 में इसको इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनिटी कर दिया गया, और वेटरनिटी के बाद इसको भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान स्वतंत्रता के बाद कर दिया। इसकी कुछ महान उपलब्धियां हैं जो इसने की थी। इसने मुर्गियों में एक रानीखेत रोग क्या किया था का टीका बनाया था। तो लिखो, इसकी महान उपलब्धियों में इसने मुर्गियों में रानीखेत नाम का टीका बनाया था। रानीखेत नामक रोग का टीका क्या किया था, डेवलप किया था। अगर आपसे पूछता है रानीखेत रोग किसमें होता है, वैसे ही बता दोगे मुर्गियों में, क्योंकि ये इसी ने किया था। इसके अलावा इसने एक और पशुओं में बीमारी होती है उसका टीका बनाया था, जिसका नाम है रिंडर पेस्ट का टीका, यानी रिंडर वेस्ट का टीका भी इसी ने बनाया था, ठीक है। क्या लिखोगे, रिंडर पेस्ट का टीका, रिंडर पेस्ट का टीका भी इसने क्या किया था, बनाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें एडवर्ड नाम का एक वैज्ञानिक था, 1924 में इसने क्या किया था, बनाया था। 1924 में डॉक्टर एडवर्ड द्वारा इसका टीका बनाया था। इसके अलावा इसने कुछ रोग होते हैं उस पर शोध किया था, जैसे गाय में, घोड़े में एक सर्रा नामक का रोग होता है, उसके भी इसने शोध किया था। तो अगला पॉइंट लिखो, सर्रा नामक रोग पे भी इसने शोध किया था। क्या लिखोगे, सर्रा नामक रोग पे भी शोध, सर्रा रोग। और ये सर्रा रोग किसमें होता है, घोड़ों में, घोड़ा प्लस गाय, इनमें ये सर्रा नाम का रोग होता है। इस पे भी इसने क्या किया था, रिसर्च किया था, ठीक है। ये थी आपकी नैनीताल जिले की दूसरा पार्ट। अब नैनीताल जिले का आपका कल अंतिम भाग आएगा, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और इसको देखने से पहले कल वाली वीडियो जो आ चुकी है उसको देख लेना। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन पे। ध्यान रखिए, थैंक यू।